नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद पर चर्चा कर रहे थे और छायावाद से संबंधित हमने उसकी परिभाषाएं या उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर बहुत सी चर्चा अभी हमने पिछले व्याख्यान में की है। यदि आप लोगों में से किसी ने वो व्याख्यान नहीं सुना है तो उस व्याख्यान को अवश्य ही सुने और उसके बाद इस व्याख्यान को सुनेंगे तो आपको स्पष्टता अधिक होगी। और इस व्याख्यान में हम छायावाद की काल सीमा की छायावाद को कब से कब तक माना गया और ये इस बारे में विद्वानों के क्या विचार रहे कि छायावाद का प्रवर्तन, छायावाद का प्रारंभ किस कवि के द्वारा किया गया, इस बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जहां तक यह बात है कि छायावाद का काल निर्धारण कब से माना जाए कि छायावादी युग की शुरुआत होती है और कब तक यह छायावादी युग चलता है, तो ये हम दोनों साथ ही साथ कर सकते हैं कि छायावाद का प्रवर्तन किसने किया, इस संदर्भ में भी जो विवाद है उस पर भी यदि हम चर्चा करेंगे तो यह बात भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी कि छायावाद का काल निर्धारण कब से कब तक किया जा सकता है। देखिए, अधिकतर विद्वान आज के समय में यही मानते हैं कि सन 1918 में जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कृति झरना नाम से जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कृति प्रकाशित हुई, तभी से यह माना जाता है कि छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। लेकिन इस संबंध में कई विद्वानों ने अलग मत भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे हम कुछ मतों को देखें तो स्वयं सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद के एक मूर्धन्य रचनाकार थे, चारों रचनाकारों में से प्रमुख रचनाकार के रूप में पंत जी हमारे सामने आते हैं, तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि वैसे तो मैं भी ये मानता हूं कि जयशंकर प्रसाद जी ही छायावाद के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, अर्थात सबसे पहल उनकी जो झरना नामक काव्य संग्रह है उसी को हम छायावादी रचना मान सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इसलिए कहा कि वो जयशंकर प्रसाद का सम्मान करते थे, तो उस भाव की दृष्टि से उन्होंने ये सब बातें कही। लेकिन साथ ही वो ये बातें भी कहते हैं कि जो 1918 में जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कृति झरना प्रकाशित हुई, उसमें छायावादी विशेषताएं बहुत कम दिखाई देती हैं या न के बराबर दिखाई देती हैं। उन्होंने तो यही कहा कि उस कृति में स्वयं जयशंकर प्रसाद ही ऐसा कहते हैं कि झरना जो उनकी काव्य कृति पहले आई थी उसमें छायावादी विशेषताएं नहीं थी। और फिर झरना का दूसरा संस्करण, पहला संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ, उसका दूसरा संस्करण सन 1927 में प्रकाशित हुआ था। और जयशंकर प्रसाद स्वयं इस बात को कहते हैं कि उसमें छायावादी विशेषताएं पहले दिखाई दी। तो सुमित्रानंदन पंत ने उनका हवाला देते हुए ही कहा है कि स्वयं जब जयशंकर प्रसाद ने भी ऐसा कहा है तो हमें मानने में इसमें क्या ही परेशानी हो सकती है कि सन 1918 में जो झरना प्रकाशित हुआ उसमें छायावादी विशेषताएं नहीं थी और 1927 में जो झरना नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ उसमें छायावादी विशेषताएं दिखाई देती हैं। और साथ ही वे सुमित्रानंदन पंत यह भी कहते हैं कि जो सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लव की भूमिका में लिखा या उनकी जो कविताएं थी 1923 में वे इस प्रकार की कविताएं लिख चुके थे जिसमें छायावादी विशेषताएं निहित थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1918-19 में उन्होंने वीणा नामक काव्य संग्रह की रचना कर दी थी और 1919 में उन्होंने ग्रंथि नामक काव्य संग्रह की रचना कर दी थी। और सुमित्रानंदन पंत जी ने भले ही सीधे शब्दों में ना कहा हो, लेकिन उन्होंने यह तो अवश्य ही कहा है कि छायावादी रचनाएं लिखने का जो क्रम है उसमें वे ही छायावादी रचनाकार के, छायावादी रचनाओं के प्रवर्तक के रूप में
ठहरते हैं, वे ही पहले ठहरते हैं कि उन्होंने ही छायावादी युग का प्रवर्तन किया। सुमित्रानंदन पंत जी का कहना है कि उन्होंने प्रसाद जी की 1927 में प्रकाशित झरना के दूसरे संस्करण से पहले 1923 में पल्लव की भूमिका में ऐसी कविताएं प्रकाशित करवा दी थी और 1919 और 1920 में वीणा और ग्रंथि इन काव्य संग्रहों के माध्यम से छायावादी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन पंत जी के इस विचार को भी पूरी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। यदि इसी आधार पर बात की जाए तो स्वयं निराला जी ये कहते हैं कि उन्होंने जूही की कली नामक कविता सन 1916 में लिख दी थी। और जूही की कली जो एक कविता है, यदि इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि छायावाद की विशेषताएं इस कविता में हमें दिखाई दे जाती हैं। और यदि ऐसे पहले लिखने के आधार पर यह माना जाए कि कौन प्रवर्तक हैं, किसने छायावाद को प्रारंभ किया, तो फिर तो निराला जी इस प्रकार से छायावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। और साथ ही 1922 में निराला जी की अनामिका नामक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ था, उसे भी कैसे भुलाया जा सकता है। और सुमित्रानंद पंत जी उस काव्य कृति को भूल गए। तो इस प्रकार से यह नहीं माना जा सकता कि सुमित्रानंदन पंत जी या निराला जी या फिर हम कहें कि प्रसाद जी, इन तीनों में से किसी ने इस छायावादी युग का प्रवर्तन किया, प्रारंभ किया और फिर सारे कवियों ने उनको फॉलो किया, उनका अनुकरण किया, ऐसा मानना उचित नहीं है। बल्कि उचित तो यही रहेगा कि यह माना जाए कि इसका प्रवर्तन किसी ने नहीं किया, इसका प्रारंभ किसी ने नहीं किया, बल्कि उस युग की चेतना ही ऐसी थी, उस युग का प्रभाव ही ऐसा था कि सभी कवि स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के काव्य की रचना के लिए अग्रसर हुए। उन्हें उस युग से ही यह प्रेरणा मिली कि वे किसी इस प्रकार के काव्य की रचना करें। यह एक स्वाभाविक विकास था, इसमें ऐसा नहीं था कि पहले पंत, प्रसाद, निराला या इनमें से किसी एक ने इस प्रकार की रचनाएं लिखी और उन रचनाओं को देख देख कर, उनका अनुसरण कर करके, उनको फॉलो कर करके दूसरों ने इस प्रकार की रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। बल्कि उचित तो मानना यही रहेगा कि उस युग की चेतना ही ऐसी थी, उस युग में स्वाभाविक कविता का स्वाभाविक विकास ही ऐसा था कि इस प्रकार के कविताएं लिखने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा उस काल के कवियों को मिली। और इसको हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि यदि ऐसा होता कि किसी एक कवि ने इसका प्रारंभ किया और उसका अनुसरण करके और कवियों ने इस प्रकार की कविताएं लिखी होती, तो सब कवियों की कविताओं में बहुत सी समानताएं मिलती। लेकिन हम देखते हैं कि जो छायावादी युग के प्रमुख जो कवि हैं, जो प्रमुख रचनाकार हैं, उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत अधिक हैं। यदि उन्होंने एक दूसरे का प्रभाव ग्रहण किया होता तो भी इतनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनमें ना मिलती। हम महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या प्रसाद की कविताओं को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो हमें उनमें बहुत अधिक व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती हैं। प्रसाद की कविताएं पंत जी से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं, निराला जी की कविताएं इन दोनों से अलग दिखाई देती हैं और महादेवी वर्मा जी की कविताएं भी इन तीनों से अलग दिखाई देती हैं। तो इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि इन कवियों को अपने अपने ढंग से स्वाभाविक रूप से स्वयं ही उस युग से इस प्रकार का काव्य, जिसको हम छायावादी काव्य कहते हैं, वैसा काव्य लिखने की प्रेरणा मिली थी। और यदि अब हम काल निर्धारण की बात करें तो काल निर्धारण फिर उसके बाद विद्वानों ने सर्वसम्मति से यह बात स्वीकार कर ही ली कि सन 1918 या 1920 इसे ही छायावादी युग का प्रारंभ माना जाए और सन 1938 या 1940 तक इस युग को माना जाए। क्योंकि द्विवेदी युग लगभग हम 1920 तक मानते हैं, तो 1918 और 1920 इसी अवधि के दौरान इसका प्रारंभ माना जाए। और क्योंकि उसके बाद प्रगतिवादी युग का प्रारंभ 1936 और 1938 के बाद ही प्रारंभ होता है, तो 1936 और 38 की सीमा के बीच इस युग का अंत मान लिया जाना चाहिए। अब हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं।
छायावाद की जो पहली प्रवृत्ति हम देखते हैं वह है मूल्य केंद्रिकता। पंत जी ने मूल्य केंद्रिकता को छायावाद की एक सर्व प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने मूल्य केंद्रिकता के संदर्भ में, छायावाद की मूल्य केंद्रिकता के संदर्भ में यह कहा है कि छायावाद का सर्व प्रमुख मूल्य स्वतंत्रता है। मूल्य यानी कि नैतिक जो मूल्य होते हैं, यहाँ उसी मूल्य से संबद्ध बात की गई है। तो पंत जी ने छायावाद का सर्व प्रमुख मूल्य स्वतंत्रता को बताया है और उन्होंने ऐसा सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से बताया है कि मध्य युग में भी इस प्रकार से मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता, जिसको वो मुक्ति कहते थे, तो धार्मिक साधना मुक्ति की भावना हमें मध्य युग में भी देखने को मिलती है, भक्ति काल में। लेकिन जो छायावाद में आधुनिक जो मुक्ति भावना है वह उस धार्मिक मुक्ति भावना से अलग है। इस संबंध में पंत जी ने यह कहा है कि मध्यकाल की मुक्ति भावना आत्म केंद्रित थी। उसमें कबीर इत्यादि जिन भी संतों ने इस प्रकार की या सूफी संतों ने इस प्रकार की मुक्ति भावना अपने साहित्य में व्यक्त की, उस मुक्ति भावना का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति था। आत्मा की मुक्ति यानी कि वो सब परमात्मा में आत्मा का मिलन या परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार, उसे ही मुक्ति कहते थे। लेकिन आधुनिक काल में जो छायावाद की मुक्ति भावना है वह भाव मुक्ति और लोक मुक्ति की भावना है। जो हम छायावाद में मुक्ति की भावना देखते हैं वह केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन तक ही सीमित नहीं है, वह तो पूरे संसार को एक विश्वात्मा के रूप में देखती है और इसीलिए पंत जी ने उसे भाव मुक्ति और लोक मुक्ति की भावना से जोड़कर देखा है। और यही भाव मुक्ति और लोक मुक्ति की भावना छायावाद के कवियों की वाणी से अभिव्यक्त हो रही थी। हम उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता के मूल्य को महत्व दिया। जितने भी कवि हम छायावाद के देखते हैं, उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता के मूल्य को बहुत अधिक महत्व दिया। चाहे वह कविता की छंद से मुक्ति या बंधनों से मुक्ति हो, या जो धार्मिक या जो मध्यकालीन सामंती रूढ़ियां हैं उनसे मुक्ति की बात हो, तो सभी प्रकार की मुक्ति को महत्व इस छायावादी कविता में दिया गया है। निराला जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो प्रिय स्वतंत्र रव, यहाँ पर जो प्रिय लगने वाला स्वतंत्र रव है, तो वह उसी स्वतंत्रता मुक्ति कामी मनोदशा का ही एक उद्गार है कि जिस मनोदशा में वे स्वतंत्रता चाहते थे, मुक्ति कामी ये कवि थे, तो यह स्वतंत्रता वही स्वतंत्रता है। उसमें भारत देश की अंग्रेजों से स्वतंत्रता या पुरानी रूढ़ियों से, सामंती रूढ़ियों से स्वतंत्रता हो या कविता की स्वतंत्रता हो, ये सब अर्थ छायाएं इस स्वतंत्र रव में सम्मिलित हैं। निराला जी की एक और कविता श्रृंखला में विप्लवी निबद्ध बादल, कि जो बादल है वह क्रांति का प्रतीक है और वह श्रृंखला में निबद्ध हो गया है और उसकी मुक्ति, उसकी स्वतंत्रता, ये सारी प्रतीकात्मक कविताएं हैं। और इन प्रतीकात्मक कविताओं में जिस मुक्ति की हमने बात की है, जिस मुक्ति के मूल्य की बात की है, स्वतंत्रता के मूल्य की बात की है, उसी स्वतंत्रता के मूल्य की कामना इन कविताओं के माध्यम से इन छायावादी कवियों ने अभिव्यक्त की है। पंत जी ने भी कहा है, खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पाश, कि छंद के बंध खुल जाना, अर्थात कविता का
छंद के बंधन से मुक्त हो जाना। खुल गए प्राश के रजत पाश, कि जिन रजत पाशों में, जिन चांदी के बंधनों में, जिन सोने और चांदी के बंधनों में अभी तक ये कविता बंधी हुई थी, उन बंधनों के बंधन अब खुल गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो कविता की मुक्ति की बात की गई थी, वह कविता को वास्तविक रूप से मुक्ति इसी छायावादी युग में ही मिली है। इस स्वतंत्रता के मूल्य को हम सामाजिक स्वतंत्रता के मूल्य के रूप में भी देखते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं उसी छायावादी युग की कविता से ही, एक उदाहरण है। झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, की पर्ण मतलब पत्ते, की जाति कुल और वर्ण, इन सबके जो पत्ते हैं ये सब झड़ गए हैं। अर्थात जाति कुल और वर्ण, इनके नाम पर जो भी भेदभाव होता है, ये सब भी सामाजिक बंधन के कारण है। जाति कुल और वर्ण ये सामाजिक बंधन के कारण है, और इन जाति कुल और वर्ण रूपी पत्तों का झड़ जाना क्या है, उन सामाजिक बंधनों का नष्ट हो जाना और उस संबंध में समाज को स्वतंत्रता प्राप्त होना। अंध नीड़ से रूढ़ रति क्षण, अंध नीड़ की अंधे घोंसलों में जो हम अपना अपना दायरा बनाए हुए हैं, तो उसमें जो हम रूढ़ यानी कि जो प्राचीन परंपराओं से जकड़े हुए हैं, तो वे सभी क्षीण हो गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि छायावाद का एक प्रमुख गुण, एक प्रमुख विशेषता छायावाद की यह है कि वह स्वतंत्रता के मूल्य के प्रति बड़े ही सजग रहे हैं, और उनके काव्य में, इस कविता में मूल्य केंद्रिकता, उस मूल्य को केंद्र में रखकर ही कविताएं लिखी गई हैं। दूसरी जो विशेषता हम छायावाद की देखते हैं वह है वैयक्तिकता। छायावाद से पहले का जितना भी हम साहित्य देखते हैं, काव्य देखते हैं, उसमें व्यक्ति को बहुत कम महत्व मिला है, और ये जो कविता में व्यक्ति को महत्व देने की बात है, इसे ही वैयक्तिकता कहा जाता है, इंडिविजुअलिटी। कि देखिए, समाज और व्यक्ति, ये दो पहलू हमेशा से कविता में एक बहस का विषय बने रहे हैं कि व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए या समाज को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने वैयक्तिकता, व्यक्ति को अधिक महत्व अपनी कविता में दिया है। इस युग की कविता में वह केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर, बल्कि उस व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, कि मनुष्य की मानसिक और सामाजिक जो स्वतंत्रता है, उसकी अभिव्यक्ति इस छायावादी युग की कविता में देखने को मिलती है। इस युग की कविता में व्यक्ति मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम कामायनी में देखते हैं, कामायनी में मनु एक व्यक्ति अवश्य ही हैं, लेकिन वह बहुत से मूल्यों का प्रतीक हैं। कामायनी में श्रद्धा और इड़ा, ये भी व्यक्ति विशेष ना होकर बहुत से मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस युग की कविता में व्यक्ति की वैयक्तिकता के जो दर्शन होते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मध्यकालीन जो रूढ़ियां हैं, वे क्षीण होकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाले व्यक्ति के दर्शन होते हैं। कि वह केवल परंपराओं से ही बंधा हुआ नहीं रहता है, बल्कि उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है, और उस स्वतंत्र चेतना के आधार पर ही वह अपनी चिंतन मनन की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। तो जो मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होकर व्यक्ति स्वतंत्र चेता बना है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है, उस प्रकार के व्यक्ति को केंद्र में रखकर ये कविताएं लिखी गई हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई तो हमने इसे वैयक्तिकता का गुण नाम दिया, बल्कि इसमें
तो जो उस व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है कि वह अपनी सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता को किस प्रकार से अभिव्यक्त करे, या पुरानी परंपराओं से हटकर वह किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से चिंतन करे, तो वह चिंतन शक्ति व्यक्ति की, वह एक स्वयं जो चिंतन करने की शक्ति है कि वह किसी दूसरे पर आश्रित ना होकर, परंपराओं पर आश्रित ना होकर वह अपने ढंग से किस प्रकार से चिंतन करता है, उस तरह की कविता हमें छायावाद में देखने को मिलती है। छायावादी युग में मैं शैली में जो कविताएं कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के आग्रह का ही प्रतिफल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत महत्व दिया गया है, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को बहुत महत्व दिया गया है। तो मैं शैली उसी का फल, उसी का परिणाम हमें दिखाई देती है। प्रसाद जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक आत्मकथ्य है, वह मैं शैली में ही लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जो निराला जी ने सरोज स्मृति नामक एक बहुत ही बहुचर्चित कविता लिखी है, वह भी मैं शैली में ही लिखी गई है। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी ने मैं नीर भरी दुख की बदली इस शीर्षक से कविता लिखी है। तो ये जो मैं शैली है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कि एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिक स्थितियों को, अपनी सामाजिक स्थितियों को अभिव्यक्त कर सकता है, और वह किस प्रकार से एक व्यक्ति ना रहकर मूल्यों का प्रतीक बन जाता है। और क्योंकि देखिए, समाज में जितने भी मूल्य स्थापित होते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से उसमें व्यक्तियों का योगदान होता है, और समाज के मूल्य किस प्रकार से जो व्यक्ति है अपने चिंतन से, उन मूल्यों से हटकर भी नए मूल्यों को स्थापित करता है। तो ये सब इस युग की कविता की विशेषता है, क्योंकि इन कवियों ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कविता में किए थे। तो जो ये मैं शैली है, ये मैं शैली व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करने को उजागर करती है। छायावादी कविता में प्रतीक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पक्षों को उजागर करते हैं। जैसे निर्झर प्रतीक है, तो व्यक्ति की उद्दाम प्रेरणा की, जिसको कभी दबाया ना जा सके, ऐसी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रेरणा होती है, तो निर्झर उसका प्रतीक है। और पथिक, बहुत सारे छायावादी कवियों ने पथिक इस प्रतीक का प्रयोग किया है। तो वह पथिक भी वह है जो राह में चल रहा है, और वह अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को खोज रहा है, और वह अभी जीवन के राह में एक पथिक की भांति चल रहा है। और छायावादी कविता में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वह आत्म संकुचन में नहीं पड़ता, अर्थात उसका जो विस्तार है वह कम होने की बात नहीं है कि ये उसका जो आत्म संकुचन हो जाए, कि वह एक दायरे में बंद हो जाए। न ही उस व्यक्तित्व को हम आत्म केंद्रित कह सकते हैं, बल्कि वह तो आत्म प्रसार की तरफ बढ़ता है। जितने भी हम छायावादी कविताएं देखेंगे, तो उसमें जो कवियों का व्यक्तित्व हमें उनकी कविताओं में दिखाई देता है, वह अपने आप को सारे संसार से काट कर संकुचित नहीं करता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को संसार के व्यक्तित्व में, मानवता में मिलाने की कोशिश करता है। वह अपने व्यक्तित्व को प्रसारित करके पूरी मानवता में मिलाने का प्रयत्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कविता है, यह आत्म संकुचन और आत्म केंद्रीकरण से युक्त ना होकर आत्म प्रसार की कविता है। एक उदाहरण देखते हैं इसी संबंध में। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उसके आगे जिसके आगे राह नहीं। वन गुहा कुंज मरुअंचल में हूं खोज रहा अपना विकास। तो ये जो कवि हैं, ये
स्वयं को विकसित करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व से, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित कविताएं लिखी हैं तो ये उसी दायरे में बंद कर रह गए, बल्कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रसारित करने के लिए खोज की है और उसे पूरे विश्व की मानवता के साथ जोड़ दिया। अगली जो प्रवृत्ति हमें इस काल की कविता में दिखाई देती है वह है विषयी निष्ठता। देखिए, दो चीजें होती हैं, विषय और विषयी। विषय उसे कहते हैं जिस बात पर चर्चा की जाए, सब्जेक्ट की जिस बात पर चर्चा की जाए उसे विषय कहा जाता है। और विषयी किसी व्यक्ति विशेष को जब महत्व दिया जाता है तो उसे विषयी निष्ठता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो भी कविताएं लिखी गई वह एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर, कि उसमें चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है या सामाजिक रूढ़ियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, तो उन कुछ विषयों को लेकर कविताएं लिखी गई। लेकिन उस विषय में विषयी कौन है? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रामायण, रामचरितमानस, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई उसका इस तरह से उपयोग करे कि उसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो सद शिक्षाएं हमें मिलती हैं, वे तो क्या है, रामायण का विषय। और यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर उस रामायण को, रामचरितमानस को व्याख्यायित किया जाए तो वह कहेंगे कि उसमें विषयी निष्ठता का गुण समाविष्ट हो गया है। हमने ऊपर जो इसकी छायावाद की विशेषता पढ़ी थी, प्रवृत्ति पढ़ी थी, वैयक्तिकता। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाएगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देने का अर्थ ही क्या है? विषयी निष्ठता। तो हम ये कह सकते हैं कि छायावाद युग की कविता में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्ति निष्ठता का समावेश हुआ और विषय निष्ठता के स्थान पर विषयी निष्ठता का समावेश हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी कवियों ने जो भी कविताएं लिखी उसमें इनके व्यक्तित्व का, यानी विषयी का, व्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है और विषय का महत्व इतना अधिक नहीं है। विषय की अपेक्षा विषयी और वस्तु की अपेक्षा, यानी कि कथानक की अपेक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के चरित्र का बहुत अधिक महत्व है। अगली जो प्रवृत्ति हम इस काल की कविताओं में देखते हैं वह है अनुभूति की प्रतिष्ठा। कि इस काल में जो व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति या कवि की, रचनाकार की जो स्वयं की अनुभूति हैं उनको बहुत अधिक महत्व दिया गया। जैसे हम देखते हैं कि द्विवेदी जो युग का काव्य है, द्विवेदी युग के काव्य में कवियों की व्यक्तिगत अनुभूतियां उनकी कविताओं में परिलक्षित नहीं होती। द्विवेदी जी उनको विषय देते थे कि आप इस विषय पर कविता लिखिए, इस विषय पर कविता लिखिए, और सब उन्हीं के अनुशासन से, उन्हीं की नैतिकता से अनुशासित होकर कविताएं लिखते थे। लेकिन जब छायावाद आता है तो छायावाद में चाहे वह पंत हो, प्रसाद हो, निराला हो या महादेवी वर्मा हो, उन सब ने अपने हृदय की, अपने मन की अनुभूतियों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस युग की कविता में जो रचनाकार है उसकी अनुभूति की प्रतिष्ठा हुई है। प्रसाद जी तो कविता को मानते ही आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही कविता है। अब देखिए, द्विवेदी युग में कविता को माना गया था कि इसे
मनोरंजक भी होना चाहिए और उपदेशात्मक भी होना चाहिए। अब उपदेशात्मक कविता कैसे बन सकती है, जिसमें किसी एक विषय को उठाकर उस पर उपदेश दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये जो छायावाद की कविता है, इसमें विषय की अपेक्षा विषयी निष्ठता आ गई है, तो इसमें जो रचनाकार है उसके हृदय की जो अनुभूतियां हैं, उसके मन की जो अनुभूतियां हैं, वे शब्दबद्ध होकर कविता के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। इन कवियों के सामने ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि इन्हें किसी का मनोरंजन करना है या किसी को उपदेश देना है, बल्कि इनका तो उद्देश्य यही होता था कि ये अपने मन के भावों को जैसा भी बन पड़ता था वैसा ही अभिव्यक्त कर देते थे। इन छायावादी कवियों ने अपने मन की अनुभूतियों को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कि जो कवि के आंसू हैं, कि जो उसकी अनुभूतियां हैं, जो उसने अनुभव किया है, वही कविता के रूप में बह निकलता है। महादेवी वर्मा ने भी गीत को व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख और दुख की अनुभूति कहा है। महादेवी वर्मा जी ने जब गीत के बारे में कहा कि गीत क्या होता है, तो मनुष्य की जो व्यक्तिगत सीमा है, यानी कि जो वह स्वयं अनुभव करता है, उसे क्या कहा गया है, व्यक्तिगत सीमा। जो वह स्वयं अनुभव करता है, उस व्यक्तिगत सीमा में जो तीव्र सुख और दुख के अनुभव, तीव्र सुख और दुख की अनुभूति होती है, जब वह इसी प्रकार से एक लयबद्ध रूप में प्रस्तुत होता है, तो महादेवी वर्मा ने उसे ही गीत कहा है। अगली जो विशेषता हम इस युग के काव्य की देखते हैं, वह है कल्पनाशीलता। देखिए, जितनी भी हम हिंदी कविता को पढ़ते हैं, तो हम संस्कृत कविता से यदि देखें तो कल्पना का कविता के लिए बहुत अधिक महत्व रहा है। लेकिन वह किसी युग में कम होता है और किसी युग में अधिक होता है। जैसे हम द्विवेदी युग में या भारतेंदु युग में देखते हैं, तो वहां हमें जो उस युग का साहित्य, उसमें कल्पना का पुट अधिक दिखाई नहीं देता है। विशेषकर यदि हम कविता की बात करें, तो द्विवेदी युग में तो कल्पना का पुट बहुत ही कम दिखाई देता है। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक चीजें उठाई हैं या कुछ पौराणिक चीजें उठाकर उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं। लेकिन छायावादी युग की जो कविता है, उसमें बहुत अधिक कल्पना का पुट हमें दिखाई देता है। उनकी कल्पनाशीलता, छायावादी कवियों की कल्पनाशीलता बहुत अधिक थी, और उस कल्पनाशीलता के कारण ही जो उनकी वैयक्तिकता या विषय निष्ठता या जो उनके मन की अनुभूति थी, वो कल्पना का आश्रय पाकर ही कविता के रूप में परिणत हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो कल्पना को कविता के कानन की रानी कहा है, कि जो कविता का कानन है, कविता का वन है, उसकी रानी कौन है, कल्पना। इतना महत्व निराला जी कल्पना को देते थे। प्रसाद जी ने तो कल्पना शब्द पर ही एक कविता लिख डाली, उसमें कल्पना की इतनी प्रशंसा की गई है, और उन्होंने उसमें कल्पना को मनुष्य का जीवन और मनुष्य का प्राण तक घोषित कर दिया है। प्रसाद जी ने तो कविता पर माफ कीजिए, कल्पना पर एक कविता ही लिख डाली, और उसमें उन्होंने कल्पना को मनुष्य का जीवन और प्राण तक कह दिया है। और पंत जी ने कहा, कोई भी गंभीर, व्यापक तथा महत्वपूर्ण अनुभूति कल्पना से युक्त होती है। यह अवश्यम भावी है कि कोई भी जो अनुभूति जो गंभीर भी होगी, महत्वपूर्ण भी होगी और वह व्यापक भी होगी, वह कल्पना से युक्त ही होगी। ये जो कवि थे, ये स्वतंत्रता कामी थे, ये स्वतंत्रता चाहने वाले जो कवि थे, ये छायावाद के कवि। तो जो उस समय सामाजिक रूढ़ियां या जो भी बंधन समाज में थे, तो
उन सामाजिक बंधनों से मुक्ति पाने का इनका माध्यम ही कल्पना थी। ये कल्पना के पंखों के माध्यम से उन सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र आकाश में, एक खुले आकाश में विचरण करते थे। छायावाद की अगली जो प्रमुख विशेषता है वह है वेदना की अभिव्यक्ति। कि छायावाद के अधिकतर कवियों ने अपने काव्य में अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने जितना आनंद इत्यादि या प्रेम इत्यादि के जो संयोग पक्ष हैं उसकी अपेक्षा जो वेदना है इनके काव्य में वह बहुत अधिक दिखाई देती है। हम उदाहरण देख सकते हैं, प्रसाद जी ने एक खंड काव्य की रचना की, बड़ी लंबी कविता है आंसू, और उसमें उन्होंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है। सुमित्रानंदन पंत ने भी आंसू नाम से ही काव्य की रचना की। हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जितना भी काव्य है वह तो आंसुओं से गीला ही हम समझ सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि उनका पूरा काव्य आंसुओं से गीला। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, और महादेवी वर्मा तो कहती है कि वेदना मुझे प्रिय है, और उनकी कविताओं में वह वेदना बहुत एक स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है। वह कहती हैं, वेदना में मिला जन्म, करुणा में मिला आवास। प्रसाद जी की आंसू नामक कविता में देखिए उनकी वेदना का कुछ हम एक उदाहरण देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने भी एक जगह कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं अभी जो नहीं कही। इन कवियों की कविताओं में वेदना की अनुभूति होने का यह भी कारण था कि ये सजग थे, सावधान थे। किसके प्रति? जो समाज और मानव के मन को जो रूढ़ियों ने बंधन में डाले हुए थे, जो सामाजिक रूढ़ियां और जो नैतिक बंधन, मानसिक बंधन देश को भी और समाज को भी और व्यक्ति को भी अपने बंधन में डाले हुए थे। तो उन बंधनों के प्रति ये जो कवि थे ये सजग थे और उन बंधनों को तोड़ना चाहते थे, उन बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। लेकिन उन बंधनों के लिए, तो उन बंधनों को तोड़ने के लिए एक सामूहिक और सजग प्रयास की आवश्यकता थी। तो वह सामूहिक और सजग प्रयास जब इतना शीघ्र इन्हें नहीं दिखाई दिया और ये अकेले ही उन रूढ़ियों और उन बंधनों से टकराते रहे, तो ये माना जाता है कि उनसे टकरा टकरा कर जो इनको वेदना हुई, जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कविता में की है। छायावादी कविता की अगली विशेषता जो हम देखते हैं वह है प्रेमानुभूति। देखिए, वेदना की अनुभूति तो इन्होंने सभी प्रकार की है, कि वेदना की भी अनुभूति इनकी कविता में हमें दिखाई देती है, और प्रेम की अनुभूति को भी इन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। और छायावादी कविता में प्रेम के जिस रूप की अभिव्यक्ति हुई है वह शारीरिक प्रेम नहीं है, अपितु अशरीरी प्रेम है। रीति काल में हम जैसे प्रेम के संबंध में भोगवादी मानसिकता देखते हैं, वैसी भोगवादी मानसिकता हम छायावादी प्रेम में कदापि नहीं देखते। छायावाद का जो प्रेम है वह मानसिक प्रेम है और वह एक रागात्मक संबंध से युक्त प्रेम है। जैसा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व था और द्विवेदी युग में इस प्रेम का चित्रण बहुत कम हुआ है, और जहां पर प्रेम का चित्रण हुआ भी है वह भी नैतिकता और शुद्धतावादी आग्रहों के बंधन में बंधकर ही प्रेम का चित्रण हुआ है। लेकिन जो छायावादी कवि हैं वे इन शुद्धतावादी और नैतिक आग्रहों के बंधन
में जो प्रेम है उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि इनका प्रेम तो नैतिकता और शुद्धतावादी आग्रहों के बंधन से परे और उनसे मुक्त रहकर जो अभिव्यक्त हुआ है उस प्रकार का प्रेम है। इन कवियों की कविताओं में व्यक्तिगत प्रेम की अनेक मनोदशाओं का चित्रण भी हुआ है। इन कवियों ने प्रेम को एक सांसारिक धरातल से उठाकर एक इस प्रकार का मानसिक धरातल और आत्मिक धरातल प्रदान किया, जिससे कि प्रेम को उदात्त इन कवियों ने बना दिया। कहने का भाव यह है कि इन कवियों ने प्रेम को एक उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया। इन कवियों के लिए प्रेम केवल प्रेम नहीं है, अपितु प्रेम तो इनके लिए एक दर्शन है। पूरे जीवन का दर्शन इनके लिए प्रेम सिद्ध हुआ है। अगली जो प्रवृत्ति हमें छायावाद में दिखाई देती है वह है सौंदर्य बोध। देखिए, सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीनों पक्षों में से जो छायावादी कवि हैं, इन्होंने तीसरे पक्ष सुंदर को सबसे अधिक ग्रहण किया, और बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो दोनों पक्ष सत्य और शिव, ये भी सुंदर के रूप में ही परिवर्तित होकर इनकी कविता में अभिव्यक्त हुए हैं। सत्य यानी कि जो हमें वास्तविकता दिखाई देती है उसे सत्य कहा जाता है, और शिव यानी कि कल्याणकारी, जो भी आदर्श होना चाहिए। तो सत्य और शिव ये दोनों भी इनकी कविता में सुंदरम इस तीसरे रूप में ही अभिव्यक्त हुए हैं। ये कवि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते करते उसी प्रकृति सौंदर्य से मानव सौंदर्य तक पहुंचे हैं। आप प्रसाद जी के आनंद सर्ग को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो उन्होंने हिमालय की प्रकृति का वर्णन किया है और उस हिमालय की प्रकृति के सौंदर्य वर्णन से वह मानव सौंदर्य तक और उसके मानवतावाद के सौंदर्य तक पहुंचे हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इस प्रकार की पंक्तियां हमें छायावाद में बहुत देखने को मिलती हैं। इन कवियों ने किसी के शारीरिक सौंदर्य को भी प्रकृति के विभिन्न उपमानों के माध्यम से बड़े ही एक उदात्त ढंग से, उच्च ढंग से अभिव्यक्त किया है। जैसे मनु ने श्रद्धा के सौंदर्य को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है वह देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन कवियों के यहाँ सौंदर्य एक प्रकार से रहस्य से युक्त है और इन्होंने सौंदर्य को उदात्त, भव्यता और दिव्यता आदि गुणों से युक्त कर दिया है। अगली जो इस कविता की विशेषता हम देखते हैं वह है प्रकृति की ओर वापसी। हम छायावादी युग में यह देखते हैं कि प्रकृति चित्रण जिस रूप में छायावादी युग में हुआ है वैसा प्रकृति चित्रण इससे पहले कभी भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया और उस प्रकृति को चेतन रूप में अभिव्यक्त किया। प्रकृति के जैसे सुंदर और सूक्ष्म चित्र हमें छायावादी युग में दिखाई देते हैं, वैसे उससे पहले के किसी भी हिंदी कविता के काल में हमें दिखाई नहीं देते। हम पंत जी की एक कविता का उदाहरण देखते हैं। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। प्रकृति वर्णन पहले के कवियों ने भी किया है, लेकिन उसी प्रकृति को जैसे संध्या काल, उषा काल, उसी को इन कवियों ने नए ढंग से, नए चित्रात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। जैसे हम निराला जी की संध्या सुंदरी कविता को पढ़ें या पंत जी की प्रथम रश्मि का आना इस कविता को पढ़ें तो उसमें हमें प्रभात के और
संध्या के नए रंग दिखाई देते हैं। कई विद्वानों ने इतने सारे प्रकृति चित्रों को देखकर, और पंत जी को तो कहा ही जाता है कि वे प्रकृति के चितेरे सुकुमार कवि हैं। उन्होंने हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता का, उनके इतने भव्य चित्र अपनी कविता में प्रस्तुत किए हैं पंत जी ने, तो उनका तो अपना एक विशेष महत्व है। और इसी बात को देखकर कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये लोग संसार से पलायन करके प्रकृति की तरफ गए हैं। ये लोग जो देश की समस्याएं हैं उनसे पलायन करके प्रकृति की तरफ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण है वह पलायन के कारण नहीं है, अपितु वह तो रूढ़ियों से मुक्ति चाहते थे, मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्ति चाहते थे, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता चाहते थे। और जब उन्हें नैसर्गिक जीवन जीने की इच्छा होती थी, स्वाभाविक जीवन जीने की इच्छा होती थी, प्राकृतिक जीवन जीने की इच्छा होती थी, तो वे प्रकृति की इन सुंदरताओं में अपने आप को लीन कर लेते थे और तब वे प्रकृति के इन सुंदर चित्रों को कविता के रूप में प्रस्तुत करते थे। छायावादी युग की जो अगली विशेषता हम देखते हैं वह है राष्ट्रीय चेतना, लोक मंगल और मानव करुणा की भावना। देखिए, छायावादी जो कविता है उस पर बहुत दिनों तक यह आरोप लगाया जाता रहा कि जब देश अंग्रेजों के अधीन था और देश इस तरह की घोर विपत्ति में था, तब ये जो छायावादी कवि हैं ये इस प्रकार की सूक्ष्म भावों से युक्त प्रकृति, प्रेम और अपनी वेदना की ही कविताएं लिखते रहे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम की या राष्ट्र जागरण की कविताएं नहीं लिखी, तो ये बहुत बड़ा आरोप इन पर लगाया जाता रहा है। तो उस संबंध में अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि उनकी कविताओं में ऐसा नहीं है कि राष्ट्र प्रेम की बात नहीं है या लोक मंगल की बात नहीं है या मानव करुणा की बात उनकी कविताओं में नहीं है, अपितु ये सभी विशेषताएं उनकी कविताओं में भी अवश्य ही हैं। प्रसाद जी की ये कविताएं आप सभी ने भी सुन रखी होंगी, कितनी प्रसिद्ध हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, तिमिर तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और प्रसाद जी की एक और कविता है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो अमर्त्य वीर पुत्र हो बढ़े चलो, जो इस तरह की कविताएं हैं ये निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम की कविताएं ही कही जा सकती हैं। तो ऐसा आरोप लगाना कि इन कवियों ने राष्ट्र की स्थिति की तरफ या देश की दुर्दशा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण बात होगी। निराला जी की यदि बात करें तो निराला जी ने भी शिवाजी के नाम पत्र, एक बड़ी अच्छी देशभक्ति की कविता लिखी थी। इसके अलावा बादल राग, जो उनकी 6 कविताएं हैं, उस बादल राग में यदि हम देखें तो बादल क्रांति का प्रतीक है और वह भी देशभक्ति से परिपूर्ण कविता है। इसके अतिरिक्त यदि हम समाज की तरफ से कई लोग इन पर यह भी आरोप लगाते हैं छायावादी कवियों पर कि ये समाज से विमुख होकर इन्होंने कविता लिखी, समाज के बारे में इन्होंने कविता नहीं लिखी, केवल अपनी ही वेदना की अभिव्यक्ति करते रहे, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते रहे, प्रकृति की अभिव्यक्ति करते रहे, समाज से इनका ध्यान हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम निराला जी की कविताओं को देखते हैं तो उन्होंने विधवा स्त्री की दुर्दशा को रेखांकित करते हुए देखिए कितनी सुंदर कविता लिखी है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी, दलित भारत की ही विधवा है। तो विधवा की ऐसी स्थिति का जो उन्होंने चित्रांकन किया, क्योंकि उस समय समाज में उसकी स्थिति, विधवा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि समाज से इनका बिल्कुल ही कोई नाता नहीं था इन कवियों का, बल्कि लोक मंगल की भावना इनकी कविताओं में हमें अवश्य ही दिखाई देती है। हम जैसे देखते हैं कि भिक्षुक पर भी निराला जी ने कविता लिखी
कि वह आता पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इस प्रकार से निराला जी ने, और न केवल निराला जी ने, महादेवी वर्मा और जो प्रसाद जी हैं, उन सब ने भी राष्ट्रीय चेतना, लोक मंगल और मानव करुणा पर बहुत से काव्य की रचना की है। निराला जी की हम यदि राम की शक्ति पूजा को लें तो उस राम की शक्ति पूजा में जो राम शक्ति का आह्वान करते हैं वह केवल शक्ति का आह्वान मात्र ही नहीं है और केवल पौराणिक कथा ही नहीं, अपितु उसके माध्यम से संदेश यह दिया गया है कि यदि विजय प्राप्त करनी है तो नैतिक सबलता को, नैतिक एक प्रेरणा को और एक नैतिक शक्ति को एकत्रित करना होगा, तभी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वह तोड़ती पत्थर, हम निराला की कविता देखते हैं तो उसमें भी किस प्रकार से एक मजदूर स्त्री की व्यथा को दिखाया गया है। तो समाज के लोक मंगल से, राष्ट्रीय चेतना से और मानव करुणा से जुड़ी हुई कविता छायावादी कविता रही है। छायावाद की जो अगली विशेषता हम देखते हैं वह है विश्व मानवतावाद। छायावाद में राष्ट्रीय चेतना तो है ही, लेकिन वह राष्ट्रीय चेतना अंध राष्ट्रवाद नहीं है। वह किसी जाति या धर्म या वर्ग या और किसी बंधन में बंधी हुई राष्ट्रीयता नहीं है, अंध राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रवाद तो प्रसारित होकर विश्व मानवतावाद के रूप में परिवर्तित होता है। इन सब कवियों ने रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व मानवतावाद था उससे प्रेरणा लेकर उसी राह पर चले और इन्होंने भी अपनी कविता में विश्व मानवतावाद को अभिव्यक्त किया है। निराला की जो कामायनी है, वह जो उसमें मनु है, वह किसी एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु वह पूरी विश्व की मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी विश्व की मानवता के दर्शन हमें प्रसाद की कामायनी में होते हैं। निराला जी ने भी सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति एक कविता लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक जो अंध राष्ट्रवाद है उसकी सीमाओं में नहीं बंधे हैं, अपितु उनका जो मन है, उनका जो हृदय है, वह विश्व मानवतावाद के लिए भी प्रसारित होता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। मानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण, कि मानव और मानव में भेद नहीं है, चाहे वह गोरे रंग का हो या वह काले रंग का हो। अगली जो विशेषता हम छायावाद में देखते हैं वह है सांस्कृतिक गरिमा। देखिए, पौराणिक कथाएं और जो हमारी संस्कृति में विद्यमान है, उन सब बातों को बहुत सारे कवियों ने अपनी कविताओं में स्थान दिया है और उन सबको पुनः प्रस्तुत भी किया है। लेकिन छायावादी युग में जो सांस्कृतिक गरिमा की विशेषता हमें दिखाई देती है वह यह है कि उन्होंने जो पौराणिक कथाएं थी, जो हमारी संस्कृति में पूर्व काल से विद्यमान चीजें हैं, उनको नए और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। देखिए, जो राम की शक्ति पूजा ये कविता निराला जी ने लिखी, इसमें राम कथा, जो राम और रावण का युद्ध है, युद्ध से पहले का जो दिन है, तो उस दिन की पूरी घटना का वर्णन है और उसमें लेकिन नया संदर्भ इसमें निराला जी ने जोड़ दिया। आधुनिक संदर्भों से इस पौराणिक कथा को जोड़कर उसे प्रस्तुत किया। तो ये कितने अर्थों को इस आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने लगी। अगली जो विशेषता हम देखते हैं वह है नारी के प्रति दृष्टिकोण। छायावादी कवियों का नारी के प्रति बहुत ही उच्च दृष्टिकोण रहा है। प्रसाद जी ने कामायनी में नारी के प्रति जो पंक्तियां लिखी वह इस बात का प्रमाण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इसके बाद हम छायावाद की जो अन्य विशेषताएं देखते हैं, उनमें भाषा शैली से संबंधित अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उनको हम एक साथ देख लेते हैं कि उनकी भाषा शैली में किस प्रकार की विशेषताएं हैं। देखिए, खड़ी बोली
तो द्विवेदी युग में उसका बहुत परिष्कार हुआ, बहुत परिमार्जन हुआ, लेकिन उसमें जो लाक्षणिकता की शक्ति, जो उसमें सूक्ष्म भावों को बड़े चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की, अभिव्यक्त करने की शक्ति वह छायावादी कवियों ने डाली। और छायावादी कवियों ने इस खड़ी बोली का, जिस खड़ी बोली का इतिवृत्तात्मक और बड़े सपाट रूप में द्विवेदी युग के कवि प्रस्तुत करते थे या अभिव्यक्त करते थे, उसी खड़ी बोली को कई अर्थ छायाएं, कई सूक्ष्मताएं और कई प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से उस खड़ी बोली को बहुत ही सशक्त रूप छायावादी कवियों ने प्रदान किया है। इन कवियों ने पहले से प्रचलित शब्दों को नए अर्थ प्रदान किए, उनको नए अर्थों से, नए संबंधों में उनके अर्थों को आबद्ध कर दिया। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तुतला उपक्रम, तुमुलतम, नील झंकार। देखिए, झंकार को के साथ नील इस तरह के विशेषण का प्रयोग प्रस्तुत कर देना, तम के साथ तुमुल शब्द का प्रयोग कर देना और उपक्रम को भी तुतला बता देना। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं या शब्दों को इस प्रकार के नए अर्थ प्रदान करना, ये काम छायावादी कवियों ने किया है। तो भाषा की जो अभिव्यंजना की शक्ति है, भाषा की जो अभिव्यंजना की क्षमता है, उस क्षमता में इन छायावादी कवियों के द्वारा वृद्धि की गई थी। ये कहा जाता है कि छायावादी कवियों ने शब्दों में नए अर्थ भरे, नए अर्थों में नई चेतना का विकास किया और उस चेतना में नई कला का विकास किया और उस कला में नए सौंदर्य बोध को इन्होंने जन्म दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने कविता में उन शब्दों और अर्थों के माध्यम से चेतना और कला के पड़ाव पार करते हुए उस सौंदर्य बोध तक ये कवि पहुंचे हैं। इन कवियों की कविताओं में बिंब विधान, जो ऐन्द्रिक बिंब होते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित पांचों बिंब होते हैं, उन बिंबों का बहुत ही सशक्तता से प्रयोग किया है। जिस बिंब को पंत जी ने लाक्षणिकता का नाम दिया है और शुक्ल जी ने उसी बिंब विधान को चित्रात्मकता का नाम दिया है। तो इन बिंबों का हमें छायावादी कविता में बहुलता से प्रयोग दिखाई देता है। अब जो अगली विशेषता भाषा शैली में ही हम देखते हैं वह है गीतों की रचना। तो छायावादी युग में जितने गीतों की रचना हुई और जितने सुंदर और बहुत ही उच्च कोटि के गीतों की रचना हुई, उससे पहले हिंदी साहित्य में कभी भी नहीं हुई होगी। निराला, महादेवी वर्मा इत्यादि सभी ने बहुत ही उच्च कोटि के गीत लिखे और साथ ही छंद के बंधन से इन्होंने कविता को मुक्त किया। इन्होंने छंद के बंधन से मुक्त कविताएं लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि छंद के बंधन से कविताएं मुक्त हो गई तो इनकी कविता में लय नहीं है, अपितु संगीतात्मकता इनकी कविताओं में विशेष रूप से बनी ही रही। आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों की ही कविताएं छंद के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे संगीतकारों ने, संगीतज्ञों ने इनकी कविताओं को रागों में, राग के संगीत में आबद्ध करके इनका गायन प्रस्तुत किया है। तो ये कह सकते हैं कि और मुक्त छंद का प्रवर्तन, मुक्त छंद का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रारंभ छायावाद में ही होने लगा। इसके अलावा जो प्रमुख विशेषताएं इस युग की कविता में दिखाई देती हैं वे रहस्यवाद और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये रही हैं। और रहस्यवाद और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये हम पिछले व्याख्यान में बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं। यदि आपको इन विशेषताओं के बारे में जानना है तो आप विस्तार से उस व्याख्यान को देख सकते हैं। हाँ, रहस्यवाद के बारे में उदाहरण के रूप में इतना अवश्य कह सकता हूं कि महादेवी वर्मा ने जैसे कविता लिखी कौन तुम मेरे हृदय में, तो वो जो रहस्य उस परमात्मा के प्रति वो सभी इन कवियों की कविताओं में अवश्य ही दिखाई दिया है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। प्रसाद जी ने ये पंक्तियां कही। ये सारी जो भी इस प्रकार की
उस परमात्मा को लेकर जो भी रहस्यमयी बातें कि उसको उसके प्रति जिज्ञासा जो भी है, या के जानने और न जानने के ऊपर जो रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है, वे सारी बातें इसी रहस्यवाद में आती हैं। इस पर हमने पिछले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा भी की हुई है। और पंत जी ने भी कहा प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तो ये सारी बातें रहस्यवाद में आप देख सकते हैं। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस पर भी बड़ी विस्तार से चर्चा की हुई है, तो आप उसे अवश्य ही देख लें। तो यह थी छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अवश्य ही समझ आई होंगी। और इस व्याख्यान के मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी बातें लगभग संक्षिप्त रूप में लिखी हुई भी मिलेंगी, आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।